हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ध्यान, और उसमें मैंने उसकी परिभाषाएं, अवधारणाएं और ये कहते किसे अर्थ वगैरह सब बता चुकी हूँ। अब चलिए, ये जो मेरा टॉपिक है ये है ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक ध्यान को प्रभावित करते हैं, चलिए देखते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, है ना। जो आंतरिक कारक हैं उनमें क्या क्या आते हैं? एक तो आवश्यकता, है ना। आवश्यकता कैसे प्रभावित करती है? अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई काम बता रहा है हमें, जैसे कि मुझे ही कह रहा है कि चलो तुम्हें ये चीजें सेल करनी है, ठीक है। अब देखो, पढ़ा तो मैं मतलब मेरा जो काम है वो है पढ़ाना, ठीक है, तो मैं दूसरे क्षेत्र में तो नहीं जाऊंगी, है ना। तो इसलिए जिस चीज की आवश्यकता ना हो, है ना, तो उसमें हमारा ध्यान नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये भी चीजें किसको प्रभावित करती हैं? ध्यान को प्रभावित करती है। अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता ना हो, अगर वो ही काम हमसे कराया जाए तो हमारा ध्यान प्रभावित होता है, हमारा ध्यान नहीं लगता, है ना। दूसरा है रुचि। सोचो, आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट ना हो और वही काम क्या हो, आपसे कराया जाए, तो क्या आपका ध्यान लगेगा उसमें? नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे तो बातें कर रहे हैं, सही है, और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टीचर का ध्यान भी नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे शोर की आवाज आएगी, उनकी एकाग्रता नहीं बनेगी, है ना। तो वही चीज है कि अगर किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो, है ना, और बच्चे को वही काम करने को दे दिया जाए तो उसमें एकाग्रता नहीं बन पाती, उसका ध्यान नहीं लग पाता, है ना। अब चलिए लक्ष्य। अब देखो, लक्ष्य ये है कि जब हमें किसी अपना लक्ष्य ही निर्धारित ना हो कि हमें लाइफ में करना क्या है, तो हमारा ध्यान नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हें लाइफ में आगे करना क्या है, तो आप इधर उधर देखोगे, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, ठीक है। तो आपका फोकस अपने लक्ष्य पर नहीं होगा, क्योंकि आपने जब वो निर्धारित नहीं किया तो वो फोकस कैसे होगा अपने लक्ष्य पे? तो ये ध्यान, तो इसलिए ध्यान भी नहीं लग पाएगा उसमें, है ना। तो ये प्रभावित करती है लक्ष्य, ठीक है। सूझ या समझ। अगर हमें समझ में ही ना आए कि हमें करना क्या है, लाइफ में बनना क्या है, ठीक है, तो हमारा उस चीज में ध्यान नहीं लग पाएगा। किसी भी चीज में जब हमें सोच समझने की शक्ति नहीं होगी तो हम उस कार्य को कैसे कर पाएंगे, हमारा ध्यान कैसे लग पाएगा, है ना। आदत ये है, अब सोचो कि कोई बच्चा चोरी करता है, ठीक है, उसकी आदत बहुत ज्यादा खराब है, वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, मारा पिट्टी करता है, ठीक है। अगर उसको किसी मतलब उसका ध्यान एक तरफ नहीं रहता, है ना, उसका ध्यान नहीं लग पाएगा किसी चीज में, क्योंकि मन बहुत चलायमान रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। वो सोचेगा कि और चोरी करूं और इस फील्ड में आगे बढ़ूं, है ना। तो अगर कुछ लोगों की आदतें बहुत खराब होती हैं तो वो क्या होता है, उनका जो एकाग्रता नहीं बन पाती, ठीक है, वे अच्छे क्षेत्र में नहीं जाते। मानसिक दशा। अगर बच्चे की मानसिक दशा खराब है तो भी वो ध्यान नहीं लगा सकता, ठीक है, उसमें एकाग्रता नहीं बन पाने की, ठीक है। अगर एबनॉर्मल कोई बच्चा है तो उसका ध्यान नहीं लग पाएगा और वह क्या करेगा, वह मतलब अलग अलग क्षेत्र में अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है, उसका ध्यान नहीं लग पाएगा। एक है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है? अगर हमारा पहले कोई ही मतलब माइंड में कोई चीजें हमने अवधारणा बना ली है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज को, चलिए पूर्व ज्ञान भी ध्यान को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर आपका जो पहले वाला ज्ञान अधूरा है तो वह ध्यान केंद्रित नहीं अगर आपका पूर्व ज्ञान अधूरा है, ठीक है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, ये भी ध्यान को प्रभावित करता है। अब आते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारक कैसे प्रभावित करता है? उद्दीपक की प्रकृति,
अगर उद्दीपक की प्रकृति सही नहीं होगी तो हमारा ध्यान भी सही नहीं लगेगा, हमारा ध्यान भी नहीं लगेगा, है ना। उद्दीपक के उद्देश्य, अगर उद्दीपक के उद्देश्य ही निर्धारित ना हो तो ध्यान नहीं लग पाएगा, है ना। अवधि, अगर निश्चित समय किसी चीज का अगर निश्चित समय ना हो, निश्चित अवधि ना हो, तभी हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हमारा ध्यान नहीं लग पाता। अब खुद सोचो कि अगर आधे घंटे डेली में पढ़ाती हूँ और एक दिन 1 घंटा पढ़ा लिया तो बच्चे भी उब जाएंगे, है ना। तो इस चीज से भी ध्यान नहीं लग पाता। उद्दीपक की स्थिति भी ध्यान को प्रभावित करती है, उद्दीपक की तीव्रता भी प्रभावित करती है, विषमता भी प्रभावित करती है और नवीनता भी, है ना। और उद्दीपक का आकार भी ध्यान को प्रभावित करता है। पुनरावृत्ति रिपीटेशन यानी कि बार बार चीजों को दोहराना भी ध्यान गड़बड़ा जाता है ना। रहस्यमयता यानी कि अगर किसी चीज को हम अच्छी तरह पूरी तरह हम किसी चीज को बताएंगे नहीं, उसमें रहस्य रह जाएगा तो ध्यान नहीं लग पाता चीजों में, है ना। ध्यान पूरी तरीके से स्थायी नहीं रहता। तो ये क्या थे, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक में कौन से थे, आवश्यकता, रुचि, आवश्यकता, रुचि, लक्ष्य, सूझ या समझ, आदत, मानसिक दशा, पूर्व ज्ञान। और बाह्य कारक में क्या था, उद्दीपक की प्रकृति, उद्दीपक के उद्देश्य, अवधि, उद्दीपक की स्थिति, उद्दीपक की तीव्रता, विषमता, नवीनता, उद्दीपक की आकृति, आकार, पुनरावृत्ति, रहस्यमयता। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लो। बालक का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। चलिए इसे समझते हैं, बालक का ध्यान केंद्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं। बालक को समझना, ठीक है, यानी कि बच्चे को पढ़ाने से पहले बच्चे की मनोस्थिति, बच्चे की यानी कि मेंटलिटी, सब कुछ आपको जान लेना चाहिए कि बच्चा किसी परेशानी से ग्रस्त तो नहीं है, या फिर बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा। वो सब पहले आप बच्चों को अच्छी तरह समझोगे, तब आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए उसे, है ना। तभी क्या होगा, तभी बच्चे का ध्यान अच्छे से केंद्रित हो पाएगा। जैसे ये है, बच्चे को समझना, कक्षा में बालकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए बालकों को समझना चाहिए, ठीक है। दूसरा है हमारा शिक्षक की तैयारी। बालकों को ध्यान का केंद्र कौन होता है, अध्यापक होता है। यानी कि पहले जो भी मतलब जो टीचर है उसे बच्चों को कुछ भी पढ़ाने से पहले अपनी पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए कि बच्चा किस तरह से उस जो वो पाठ पढ़ा रहा है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करेगा। तो वो अपना जो पाठ है वो कैसा बनाना चाहिए, रुचिपूर्ण बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे उस इफेक्टिव बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चा वो जो पाठ है उसमें रुचि ले सके, ध्यान केंद्रित कर सके, है ना। तो चलिए तीसरा है रुचि को जागृत करना, ठीक है। विषय को उद्देश्यपूर्ण, प्रभावपूर्ण और मानवीय गुणों से युक्त बनाए। यानी कि जो भी बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो वो बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए और मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए। यानी कि बच्चों को तुम इस तरह से पढ़ाओ जिससे बच्चे का एक तो रुचि बढ़ सके, एक बहुत ज्यादा बच्चे पे प्रभाव पड़े, वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा समझ पाए, है ना। उसका उद्देश्य क्या है, एक तो उद्देश्यपूर्ण हो कि हाँ इससे बच्चे ने बहुत कुछ सीखा, है ना, उद्देश्य निर्धारित हो। अब ये फोर्थ है सहायक सामग्री का प्रयोग, ठीक है। तो बहुत सहायक सामग्री यानी कि पढ़ाने के लिए एक तो रंगीन चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। बच्चे को जैसे भालू पढ़ा रहे हो, है ना, भालू के बारे में या हाथी के बारे में, तो उसकी जो पिक्चर होनी चाहिए वो कलरफुल होनी चाहिए, जिससे कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगे, है ना। और शामपट चित्र होने चाहिए, शामपट पे चित्र बनाने चाहिए, है ना, मॉडल बनाने चाहिए, अगर मानचित्र बनाने चाहिए एवं
दिशा निर्देशकों आदि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बच्चे को जो विषय है उसको रुचिपूर्ण बनाने के लिए एक तो कलरफुल पिक्चरों का प्रयोग करना चाहिए, मॉडल्स का, मानचित्र का और किसका, शाम पट पर चित्र बनाकर आदि से अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। तो इसे नोट कर लो। चलिए देखिए, फिफ्थ, उपयुक्त शिक्षण की विधि, यानी कि बच्चों को पढ़ाने से पहले निर्धारित कर लेनी चाहिए कि कौन सी बच्चों के लिए सबसे अच्छी विधि पढ़ाने की होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या है कि आवाज की सम्मोहकता, यानी कि आवाज ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, है ना। छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में सामर्थ्य हो, है ना, समर्थ हो। अध्यापक के पढ़ाने का ढंग एवं विषय को प्रस्तुत करने के तरीके के आकर्षण से बालकों का ध्यान पाठ में लगना चाहिए, है ना। यानी कि टीचर को एक तो पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, है ना, और एक उनकी भाषा, उनका जो बोलने का वो है तरीका, आवाज उनकी सम्मोहक होनी चाहिए अपनी ओर, जिससे कि बच्चों का ध्यान वे अपनी ओर आकर्षित कर सके, ऐसा होना चाहिए। पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, है ना, जिससे कि बच्चों का जो ध्यान है वो पूर्ण रूप से पाठ में लग सके। चलिए आगे देखते हैं अध्यापक की भूमिका। अध्यापक का व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, इतना सहनशील होना चाहिए, इतना शांत होना चाहिए जो बच्चों के मन को मोह ले, है ना। उनके स्वभाव से बच्चों का विकास हो अच्छे से, मतलब बच्चों को कोई दिक्कत है तो टीचर को वो समझना चाहिए कि बच्चे को कोई दिक्कत है, उसकी परेशानी, उनकी प्रॉब्लम हल करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। प्रेरक, बालक सदैव प्रेरक तत्वों को पाकर क्रियाशील बनते हैं, यानी कि बच्चों को एक प्रेरक के रूप, बच्चे जो टीचर को मानते हैं प्रेरक के रूप में मानते हैं, है ना, कि हम उनसे, अगर हमारे जो टीचर हैं वे अच्छा बोलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, प्रेरित होंगे कि हाँ हमारे टीचर इतने अच्छे हैं तो हमें भी उनकी तरह अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा टीचर बनना चाहिए, है ना। पढ़ाने का जो तरीका है बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, जैसा हमारे टीचर पढ़ाते हैं इस तरह से, है ना, जिससे कि बच्चे का उनका आंतरिक एवं बाह्य रूप से प्रेरणा दी जाए। बच्चों को एक आंतरिक और बाहरी रूप से प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे कि उनका जो ध्यान है वो पूर्ण रूप से स्टडी में लग सके या किसी और चीज में लग सके, है ना। तो इसको नोट कर लो। देखिए अधिगम में स्थानांतरण, यानी कि परिपक्वता के साथ साथ हमें सीखने में स्थानांतरण को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि इससे बालक अपने संचित ज्ञान को दैनिक समस्या समाधान में कैसे प्रयोग करेंगे। यानी कि बच्चों को जैसे ये है परिपक्वता है, बच्चे बहुत मैच्योर होते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी होती है उनमें, है ना। तो जो बड़े बच्चे होते हैं, है ना, तो वे क्या होता है कि उन्हें अध्यापक को ये बताना चाहिए कि उनके जो जीवन में समस्याएं आ रही हैं, है ना, जो समस्याएं उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, वे उनका जो दैनिक जीवन में वे कार्य करते हैं, है ना, वही चीज वे लागू अपने जीवन पे कैसे करेंगे, है ना, वे अपने जीवन में आने वाली समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो उस चीज का किसे बताना चाहिए, शिक्षक को बताना चाहिए। इससे बालकों के ज्ञान में ग्रहणशीलता एवं क्षमता में वृद्धि होगी और वे ज्ञान का महत्व भी जान जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो बच्चों की मैच्योरिटी है उसके साथ साथ हमें सीखने में स्थानांतरण, यानी कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, है ना। इससे बालक अपने संचित ज्ञान, यानी कि जो उनका ज्ञान है, जो जितना भी उन्होंने सीखा है ना, वो उसको दैनिक समस्याओं में कैसे प्रयोग करेंगे अपने दैनिक जीवन में, है ना। जो रोजमर्रा की उनकी जिंदगी है उनको
उनमें मतलब इस चीज को कैसे अपनाएंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, समस्या का समाधान में कैसे प्रयोग करेंगे, है ना, सीखने की चीजों को। इससे क्या होगा, इससे बच्चों की जो ग्रहण करने की जो क्षमता है, ठीक है, और क्या होगा, उनका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी और वे ज्ञान का महत्व भी जान पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि ये आपका जो टॉपिक है ये रीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। धन्यवाद।